नमस्कार। एक्सक्लूसिव खबर चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं विजय। देश की मौजूदा राजनीति आज जिस धुरी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसका सबसे खास दिन इस रात के उस पार खड़ा है। सुबह का सूरज निकलते ही पूरा देश एक जश्न में डूब जाएगा। बिहार में वो जश्न आज से ही शुरू हो चुका है, लेकिन इस जश्न के साथ जुड़े विपक्ष के सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। नीतीश कुमार की इस मुसीबत की वजह भी उनकी कुछ दूसरी मुसीबतों की तरह उन्हीं के सहयोगी दल के एक बड़े नेता हैं। पिछली बार के चुनाव में भी एनडीए के एक सहयोगी नेता ही नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर गए थे। इस बार भी बिहार की सियासत का मौसम कुछ कुछ वैसे ही रंगरूप बना रहा है। इस बार भी कुछ कुछ वैसा ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नीतीश के विरोधी दल तो पहले से ही नीतीश को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश से सवाल भी कर चुके हैं और नीतीश उस मुद्दे पर अब तक खामोश रहे हैं। राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी राजनीति की धुरी उसी मुद्दे को बना रखा है। नीतीश कुमार के लिए वो मुद्दा बड़ा ही मुश्किल तलब हो गया है। चाहे आज के हालात हों या फिर अब से लेकर विधानसभा चुनाव तक, वो मुद्दा बड़ा होता ही जाएगा। आज जो आंधी की शक्ल में दिखाई दे रहा है, बहुत मुमकिन है कि धीरे धीरे वो बिहार में बवंडर बन जाए। तो फिर उस बवंडर से कैसे निपटेंगे नीतीश बाबू? इस गुत्थी को समझने से पहले आप उस जश्न के बारे में जान लीजिए जिसका जिक्र हमने अभी किया था, और उस मुद्दे के बारे में भी जो नीतीश कुमार के सियासी समीकरण के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। यहां तक कि उन्हें 2020 के नतीजों से भी नीचे ला सकता है। जिस जश्न की बात हम कर रहे हैं वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जश्न, जो हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी माहौल वहां अभी से जोर पकड़ चुका है, ऐसे में इस बार की अंबेडकर जयंती बिहार की सियासी जमीन के लिए बेहद खास है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दल हों या फिर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, बाबा साहब की छतरी के नीचे सबको आना पड़ता है, क्योंकि मंडल की राजनीति से कोई बच नहीं सकता। जिसने भी मंडल के सियासी रूट से दाएं बाएं कटने की कोशिश की, उसे अपने हाथ जलाने पड़े, या कहीं अनजाने में भी किसी के मुंह से कुछ निकला तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा है। लिहाजा बड़ी पार्टियों से लेकर तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल, मंडल को लेकर सबकी अपनी अपनी राजनीति है और सब अपनी अपनी राजनीति को बाबा साहब के सहारे साधने में जुटे हैं। पिछले साल तक नीतीश बाबू फुल एनर्जी के साथ इस जश्न को मनाते आए हैं। इस साल भी उनकी पार्टी ने एक दिन पहले यानी आज से ही अंबेडकर जयंती का जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और मंत्री अशोक चौधरी की अगुवाई में 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। 13 और 14 अप्रैल दोनों दिन। आज यानी 13 अप्रैल को कई आयोजन हुए और 14 अप्रैल को भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बार बहुत बुरे फंसने वाले हैं, अपने ही सहयोगी दल के कद्दावर नेता बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से। समाज का जो तबका बाबा साहेब को भगवान से भी ऊपर मानता है, उस बाबा साहेब की शान में अमित शाह से जो गुस्ताखी हुई थी, और वो भी भरे सदन में हुई थी, उसे लेकर बाबा साहब के फॉलोअर्स गुस्से से भरे हुए हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार बैसाखी बनकर मोदी सत्ता के कंधे से चिपके हुए हैं, तब वो इस मुद्दे को लेकर बाबा साहेब के अनुयायियों को कैसे समझाएंगे और क्या समझाएंगे? राहुल गांधी ने तो बाबा साहेब के आश्रय ही पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया है। फिर उनके जयंती के खास मौके पर कांग्रेसी भला नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने से कैसे झुकेंगे? बीजेपी के दिग्गज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह ने राज्यसभा में जो बात कही थी, उसे एक बार सुन लेते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि अमित शाह के उस बयान के बाद कितना बवाल मचा था। वो तारीख थी 18 दिसंबर 2024, जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह क्या बोल गए। उन्होंने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुनिए जरा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है
आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब तकनीकी तौर पर अमित शाह की इस बात को एक चलती फिरती बातचीत का अर्थ दिया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मंडल की सियासत का मामला ही इतना संवेदनशील होता है कि जाने अनजाने में कोई बात जुबान से निकली नहीं कि तूफान खड़ा होना ही है। और इस बार भी वही हुआ। अगले रोज यानी 19 दिसंबर को देश की सियासत में उबाल आ गया, जिसका तापमान संसद परिसर में दिखाई दिया। आपने भी जरूर देखा होगा, संसद का परिसर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शारीरिक युद्ध का मैदान बन गया। अमित शाह के बयान को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताते हुए विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी क्रम में विपक्ष के नेता बाबा साहब की प्रतिमा के पास श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तभी वहां अफरा तफरी का अजब माहौल पैदा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने उनका रास्ता रोका और इस बीच सत्ता पक्ष के नेताओं ने धक्का मुक्की भी की। कुछ महिला सांसदों ने अनुचित व्यवहार का आरोप भी लगाया। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग उल्टा विपक्षी नेताओं पर ही धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे थे। खैर, ये सारी बातें आपके सामने से भी गुजरी हैं, शायद बहुत सारे लोगों के लिए गुजर भी गई हों, लेकिन राजनीति में कोई बात ना तो ठंडी पड़ने दी जाती है, ना ही उसे हमेशा के लिए दफन किया जाता है। कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी के साथ ही नीतीश बाबू को भी लगातार इस मसले पर घेरते आए हैं। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने तो उस वक्त नीतीश और एनडीए के दूसरे सहयोगियों को बाकायदा एक चिट्ठी लिख मारी और उनसे बीजेपी का साथ छोड़ने का आह्वान किया। इससे आप मुद्दे की गंभीरता को समझ सकते हैं। नीतीश के सामने मुश्किल ये है कि अमित शाह बीजेपी के कोई मामूली नेता तो है नहीं जिनकी बात को आसानी से दरकिनार किया जा सके। बीजेपी क्या, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह पूरे देश में इस वक्त सबसे ताकतवर नेता हैं। अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाणक्य कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इतना कद्दावर होने का नुकसान यही है कि ऐसे लोगों की जुबान से निकली बातें बहुत दूर तक और बहुत देर तक असर डालती हैं। बिहार का चुनाव तो अमित शाह के उस बयान के साल भर के भीतर ही हो जाना है, अभी से बस कोई 6 महीने बाद या शायद थोड़ा जल्दी भी, क्योंकि 14 अप्रैल बिहार की राजनीति के लिए एक और महीने से खास है। 14 अप्रैल से ही खरमास समाप्त हो रहा है। बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति ने नीतीश कुमार के आगे ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है कि नीतीश कुमार बुरी तरह छटपटा रहे हैं। उनके खेला की आशंका पिछले 6 महीने से चल रही है और खरमास बीतने के बाद एक बार फिर अगर नीतीश के खेला की खबरें शुरू हो जाएं तो हैरान मत होइएगा। खबर यह भी है कि अब जल्द ही नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतार सकते हैं। कम से कम इस शुभ काम के लिए तो उन्हें 14 अप्रैल का इंतजार था ही। विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी तो अमित शाह के मुद्दे को गरमाए रखने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे। बिहार में दलितों के करीब 19% आबादी है। इस वोट बैंक को साधने और नीतीश कुमार से काटने के लिए एक ऐसी पार्टी भी खड़ी हो रही है जो सीधे सीधे तो नीतीश कुमार के विरोधी नहीं है, लेकिन दुश्मन का साथी भी दुश्मन वाले फॉर्मूले पर दोस्त के खांचे में फिट बैठती है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की। वो भी अंबेडकर जयंती मनाकर अपनी ताकत खुद आजमा रहे हैं और एनडीए को भी दिखा रहे हैं। सत्ता के लिए एक एक सीट की लड़ाई में पारस भी खुद को पारस पत्थर बनाने में जुटे हुए हैं। चाचा पारस और भतीजे चिराग के बीच अनबन और पार्टी में दो फाड़ के तार भी दिल्ली की गुजरात लॉबी से ही जुड़े माने जाते हैं। ये पूरी कहानी 2019 और 2024 के चुनावों के बीच के 5 साल में आप विस्तार से देख चुके हैं। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाली। 2021 में पशुपति पारस ने पार्टी में बगावत कर दी और 5 सांसदों के समर्थन से खुद को ही संसदीय दल का नेता घोषित कर लिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी कमान चिराग के पास है, और दूसरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसका नेतृत्व चिराग के चचा पशुपति पारस कर रहे हैं। इसी जंग में चिराग नरेंद्र मोदी के हनुमान बने और नीतीश के लिए दुश्मन।
ऐसे में फिक्र नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि 2005, 2010 और 2015 में अगर नीतीश की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही तो इसके पीछे दलित तबके का जबरदस्त समर्थन एक महत्वपूर्ण वजह रहा। लेकिन 2020 में एनडीए के मौजूदा सहयोगी चिराग पासवान ने दलित वोटों में सेंध लगाकर उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उस वक्त चिराग अकेले लड़ रहे थे, इस बार एनडीए के साथ हैं। लेकिन अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए गए बयान का भूत भी इस बार नीतीश के साथ चिपका हुआ है। साथ ही वक्फ बोर्ड का नया कानून भी नीतीश के गले की फांस बन रहा है। बिहार में मुस्लिम भी करीब 19% हैं, यानी 19% दलित, और इतने ही मुसलमान वोटों को मिला दें तो आंकड़ा 38% का बैठता है। अब अगर 38% वोट बैंक की नजर में नीतीश कुमार संदिग्ध हो गए तो नतीजा क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। जाहिर है नीतीश को चुनाव में काफी मुश्किल हो जाएगी। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना तो खतरे में आ ही जाएगा। वैसे भी बीजेपी इस बार अंदर खाने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मंसूबा पाले हुए है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दांव देने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस विषय पर हम किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम विदा लेते हैं इस आग्रह के साथ कि एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब करके चैनल को अपना समर्थन दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।